जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं विषय गणित और इसमें प्रश्नावली 1.3 की कुछ परिभाषाएं और उदाहरण चल रहे थे। आज हम पढ़ेंगे आगे वास्तविक संख्या समुच्चय के उपसमुच्चय, यानी कि उपसमुच्चय क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं के कौन कौन से उपसमुच्चय बनते हैं। तो देखते हैं हम कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय कौन कौन से बनेंगे। तो देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, ये सब चीजें हम पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में ये सभी नंबरों को अगर मिला देते हैं तो वो सब संख्या मिलकर क्या हो जाती है? वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। और परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आती है, और ये सब मिलकर परिमेय संख्या हो जाती है। और अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों अगर मिल जाती है, अगर ये दोनों संख्या मिल जाती है तो वो हो जाती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में ये सभी संख्याएं आ जाती है। तो पहले हम समझते हैं, पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या, जिसको n से हम लिखते हैं, और वह कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके स्टार्ट होती है और सभी धनात्मक संख्या होती है और ये अनंत तक जाती है। इन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि गिनती के नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या में हम 0 को मिला लेते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से लेके जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, जितने भी गिनती के नंबर होते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। फिर दूसरा है पूर्णांक संख्या, इसको हम Z से लिखते हैं और पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? यानी कि 0 से लेके 1 से लेके जितने भी धनात्मक नंबर है उनको भी लेना है, और 0 से इधर बाईं ओर जितने भी ऋणात्मक संख्या है उनको भी लेना है। आगे हम समझेंगे। एक संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा के बीच में होता है 0, और जब इधर जाते हैं तो वो सब कैसी संख्या आती है? सभी के सभी धनात्मक संख्या आती है। और जब इधर आते हैं तो कैसी संख्या आती है? वो सब के सब कैसी आती है? ऋणात्मक संख्या आती है। तो 0 ये मेन है सेंटर, इधर होता है दाईं ओर, और इधर क्या होता है? बायां। तो बाईं ओर ऋणात्मक होता है और दाईं ओर धनात्मक होता है। इसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं। और इसमें 0 भी आता है, धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। और जब इन सभी संख्याओं को हम मिला लेते हैं तो इन सबको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इन सबको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इन्हीं के बीच में अपरिमेय संख्या भी मिलती है हमको, जैसे √2, √3, ये संख्याएं भी इनके बीच में हमको मिलती है। तो हम कह सकते हैं इस वाली लाइन को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस संख्या रेखा पर माइनस वाली संख्या भी है, 0 भी है, प्लस वाली भी है, परिमेय भी है, और ये अपरिमेय संख्या भी इस पे होती है। इसलिए हम इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। और हम देखेंगे कि इस वास्तविक संख्या पर कौन कौन से किसके उपसमुच्चय बनते हैं। ये तो मैंने आपको संख्या रेखा बनाया है कि इस संख्या रेखा पर अगर आपको कहेगा कि इस संख्या रेखा पर आपको कहेंगे कि प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। कहेंगे पूर्ण संख्या कौन सी है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे वो पूर्ण संख्या। अगर यहां से स्टार्ट करा तो प्राकृत संख्या, और अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और अगर 0 और सभी को हमने ले लिया, तो सभी संख्याओं को ले लिया, तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। और ये सभी संख्या परिमेय संख्या भी कहलाती है, क्योंकि सबके बटे में 1 होता है। 1 को हम लिखते नहीं है, वैसे बटे वाली संख्या होती है। और अगर इसको देखा जाए तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या भी इन दोनों के बीच में आएगी। बटे वाली संख्या है, 1 और 2 के बीच में कौन आएगा? परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इसमें परिमेय भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होती है। और जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिल जाती है तो वो हो जाती है वास्तविक संख्या। चलो अब हम इसको समझते हैं, ये तो समझाना था आपको, और इसको आगे बढ़ेंगे।
प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है और सब धनात्मक होती है। और पूर्णांक संख्या होती है माइनस वाली, प्लस वाली और 0 भी होती है। ये सब पूर्णांक होता है और इन्हीं नंबरों को मिला देते हैं तो वो हो जाती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लिखते हैं Q से। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है, यानी कि दशमलव के बाद उसके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और अंत कहाँ होगा वो हमको पता नहीं होता है। मतलब इसका पूरा फिक्स वैल्यू नहीं निकलता है। इन सभी का हमको वास्तविक मान नहीं पता चलता है कि है क्या, सही संख्या इसका नहीं निकलता है। इसलिए सभी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और इसको P/Q के रूप में भी हम इसको नहीं लिख पाते हैं, इसलिए ये परिमेय नहीं होगी और अपरिमेय हो जाएगी। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आती है, परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा है, सिर्फ इनके चिन्हों को लिख दिया है। आप समझ गए होंगे N क्या होता है, W क्या होता है, Z क्या होता है, Q क्या होता है और T क्या होता है। तो ये सभी संख्याएं यही है। जब इन सभी संख्याओं को हम मिला लेते हैं तो वो हो जाती है वास्तविक संख्या। जब हम इन तीनों को मिला लेते हैं तो वो हो जाती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हमारी Q होती है। तो Q किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को और पूर्णांक को। जब ये तीन संख्या मिल जाती है, जब ये तीन संख्या मिल जाती है तो वो हो जाएगी परिमेय संख्या। यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन आएगा, तो ये सभी संख्या आती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। हालांकि इसमें भिन्न वाली संख्या भी होती है, अंश बटे हर, P/Q वाली भी होती है, लेकिन जहां पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं में कौन आ जाएगा, जैसे अंडर रूट वाले। अंडर रूट वाले कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है और उसे P/Q के रूप में हम लिख नहीं सकते। अगला है वास्तविक संख्या। जब ये सभी संख्याएं मिल जाती है तो उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब अपना मेन उत्तर क्या है, हमारा मेन उत्तर ये रहेगा कि इसके उप समुच्चय पता करना है। वास्तविक संख्या समुच्चय के उप समुच्चय पता करना है। तो वास्तविक संख्या कौन है, R, जिसे रियल नंबर बोलते हैं, और अपरिमेय को लिखते हैं T से। अगर हमको एक एक को पूछे, मैं इसको मिटा के फिर से बता देता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर अपने को कहते हैं कि ये जो n है, n के सभी नंबर, उप समुच्चय का मतलब होता है, उप समुच्चय का मतलब होता है कि ये जो a है, ये जो b है, ऐसा होता है। यानी कि a के जितने भी अवयव है सभी के सभी b में मिलना चाहिए। जैसे मैं बना के देखता हूं, a के कुछ अवयव ले लेते हैं, 1 और 2, इतना ही ले लेते हैं। और b के भी कुछ अवयव ले लेते हैं, 1, 2, 3। इससे हमको पता चलता है कि A के ये जो जितने अवयव है, ये सभी के सभी अवयव समुच्चय B में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय A है, समुच्चय B का उप समुच्चय होगा। यानी कि समुच्चय A जो है, समुच्चय B का उप समुच्चय होगा। यही है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब इसी बात को हमको इस पे समझना है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, N और W में देखते हैं। ये जो N है उप समुच्चय होगा W का, यानी कि प्राकृत संख्या उप समुच्चय होगी पूर्ण संख्या की। क्यों होगी, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या की ये जो संख्या है, ये सभी के सभी नंबर इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि N उप समुच्चय है W का। अब W के जितने भी ये नंबर है, ये सभी नंबर इधर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। यानी कि जितने भी 0 से शुरू होने वाले नंबर इधर है, इधर भी है, इधर भी है। तो इसको W को हम बोल सकते हैं, ये जो होगा उप समुच्चय किसका हो जाएगा, ये उप समुच्चय हो जाएगा पूर्णांक का, यानी कि Z का। अब Z को अगर देखते हैं तो इसके सभी जितने भी ये नंबर है, ये सभी नंबर इसमें मिल रहे हैं। यानी कि ये सभी नंबर इसमें मिलते हैं, किस में मिलते हैं, परिमेय संख्या Q में। तो ये Z जो हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक हो जाएगा, परिमेय संख्या का उप समुच्चय होगा।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्राकृत संख्या उप समुच्चय है पूर्ण की, और पूर्ण संख्या उप समुच्चय है पूर्णांक की, और पूर्णांक उप समुच्चय है परिमेय का। तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या परिमेय की उप समुच्चय है? जब ये वाला इसका उप समुच्चय है तो ये भी होगा, और जब ये इसका उप समुच्चय है तो ये भी इसका उप समुच्चय होगा, क्योंकि जब सबसे बड़ा ही इसका उप समुच्चय बन गया तो ये छोटे भी इसके उप समुच्चय होंगे। आप परिमेय संख्याओं में देखते हैं, इधर प्लस के जितने भी नंबर आएंगे सब मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, माइनस वाले जीरो वाले सब इसमें मिलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में ये सभी के सभी अंक हमको मिलते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये सभी के सभी नंबर इसके उप समुच्चय कहलाएंगे। ये तो हो गया परिमेय संख्या का उप समुच्चय, कि परिमेय संख्या के उप समुच्चय कौन कौन हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का उप समुच्चय ये सभी हो जाएंगे। n भी परिमेय संख्या का उप समुच्चय हो जाएगा, w भी परिमेय संख्या का उप समुच्चय हो जाएगा, और z भी परिमेय संख्या का उप समुच्चय हो जाएगा। यानी कि ये तो आपस में उप समुच्चय है ही है, और ये सभी के सभी इसके उप समुच्चय भी है। ये तो हो गया परिमेय संख्या का। अब हमको देखना है वास्तविक संख्या का, लेकिन ध्यान रहे ये सभी नंबर उप समुच्चय नहीं होंगे t के, ये सभी के सभी उप समुच्चय नहीं होंगे t के, यानी कि अपरिमेय संख्या के उप समुच्चय नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? आप देख रहे हो इन संख्याओं में, क्या ये सभी नंबर दिख रहे हैं क्या इसमें? अपरिमेय संख्या में ये सभी के सभी नंबर हमको नहीं दिख रहे हैं, और अगर ये नंबर इसमें नहीं दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सभी की सभी संख्या इसका उप समुच्चय नहीं हो सकता। ये सभी नंबर इसका उप समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सभी संख्याएं हमको अपरिमेय संख्या में नहीं मिल रही है, इसलिए सभी नंबर इसके उप समुच्चय नहीं होगा। लेकिन अगला, क्या ये जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या में है? तो हाँ है। अपरिमेय संख्या अगर हम वास्तविक संख्या में देखते हैं तो ये अंडर रूट 3 ये सब इसमें मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का उप समुच्चय होता है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का उप समुच्चय होता है, ये इसका होता है, लेकिन इसके अपरिमेय संख्या के ये सब उप समुच्चय नहीं होते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या में तो ये भी है, ये भी है, तो कह सकते हैं कि ये सारे की सारे उप समुच्चय होते हैं वास्तविक संख्या के। ये सभी के सभी इसके उप समुच्चय तो नहीं है, अपरिमेय संख्या के तो उप समुच्चय नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे उप समुच्चय है वास्तविक संख्या के, और ये अपरिमेय संख्या भी उप समुच्चय है वास्तविक संख्या का। आपको समझ में आ गया होगा। जो संख्या अगली संख्या में मिल जाती है वो उसका उप समुच्चय कहलाता है। ये सीधी बात है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था। बस इसको भी ये समझाना था कि ये इसका उप समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय है, और ये इसका उप समुच्चय है, लेकिन ये सभी के सभी इसके उप समुच्चय नहीं है, और ये सभी के सभी इसके उप समुच्चय है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, n उप समुच्चय है w का, w उप समुच्चय है z का, और z उप समुच्चय है q का, और q उप समुच्चय है r का, वास्तविक संख्या का। यानी कि ये सभी के सभी नंबर क्या है? वास्तविक संख्या के उप समुच्चय है। और t भी, इसको अलग से लिख लो, t भी उप समुच्चय है r का, लेकिन ये सभी उप समुच्चय r के नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये सभी के सभी नंबर r के उप समुच्चय है, लेकिन ये सभी के सभी नंबर t के उप समुच्चय नहीं है, और t r का उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब है वास्तविक संख्या के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी उप समुच्चय होते हैं वास्तविक संख्या के। प्राकृत संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्णांक भी होगा, और परिमेय भी होगा, और अपरिमेय भी होगा। जब ये सभी पांचों ही संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बाकी की संख्या, सभी के सभी वास्तविक संख्या के उप समुच्चय होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि वास्तविक संख्या के कौन कौन से उप समुच्चय होते हैं। अब हम अगला देखेंगे अंतराल। अगला क्या देखेंगे? अंतराल।
चलो इसको देख लेते हैं। अंतराल आर के उपसमुच्चय। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय में क्या अंतराल होता है। जैसे मैंने एक संख्या रेखा बनाता हूं, इसके हम के अलग अलग सबके हम संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या हमने माना, ये है संख्या रेखा, इस पे हम अंतराल देंगे। ये जो a और b के जो अवयव है, a और b मान लेते हैं वास्तविक संख्या में से कोई भी दो मान है। हम हर एक मान को तो मान के देख नहीं सकते, इसलिए हमने माना है कि ये जो a और b है एप्सिलॉन बिलोंग्स आर, यानी कि a और b ये जो दो अवयव है, ये दोनों की दोनों अवयव वास्तविक संख्याओं में से लिए गए हैं और उसको मानकर हम पूरे ये चारों के चारों को हम समझेंगे। ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक वास्तविक संख्या है इस पहले के लिए, तो इसमें इसने कहा है, ये पहला देखेंगे a और b ऐसे दो मान है, a और b ऐसे दो मान है, ऐसे दो मान लेना है जो a और b ऐसे अंतराल है। यानी कि हम अंतराल मानेंगे इस वास्तविक संख्या रेखा पर कोई दो बिंदु के बीच में कितने कितनी उपसमुच्चय हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ये दो बिंदु है। इन दोनों बिंदु के बीच में जितने भी बिंदु है ये सब इसके क्या कहलाएंगे, उपसमुच्चय। ये इस वास्तविक संख्या की ये सब की सब क्या कहलाएंगे, उपसमुच्चय। यानी कि ये जो दो बिंदु है, एक बिंदु हमने ये माना और एक बिंदु ये माना, इन दोनों बिंदु के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितने बिंदु ऐसे हैं जो इस संख्या रेखा का उपसमुच्चय कहलाएगा। क्योंकि ये जो संख्या रेखा बनी होती है बिंदुओं से मिलकर ही बनी होती है ना। जब इसको बहुत जूम आउट या जूम इन कर दिया जाता है तो ये एक संख्या रेखा रूप में दिखाई देती है। अगर इसको हम बहुत झूम ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे ना, तो ये संख्या रेखा इस बिंदुओं के समान दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, ऐसे बिंदुओं के समान दिखाई देगी। इस संख्या रेखा को अगर हम ऐसे झूम करते जाते हैं, झूम बड़ा करते जाते हैं, तो ये संख्या रेखा कैसी बनी हुई होती है, बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। और इसी को हम समझ रहे हैं कि इस संख्या रेखा पर कोई दो बिंदुओं के बीच में कितने ऐसे बिंदु है जो इस संख्या रेखा के उपसमुच्चय कहलाते हैं। बस वही नियम है और इसमें ये चार तरीके से बताया गया है कि इसका मतलब क्या है, इस कोष्टक का मतलब क्या है, इस कोष्टक का मतलब क्या है, इस कोष्टक का मतलब क्या है और इस कोष्टक का मतलब क्या है। बस वही अपने को यहाँ पे समझना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि संख्या रेखा जो होती है बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और जब इसको हम जूम इन कर देते हैं, मतलब बहुत छोटा कर देते हैं वास्तविक संख्या को, तो एक लाइन दिखती है हमको। क्या दिखती है, एक लाइन। और जब हम इसको बहुत बड़ा करते से झूम करते जाएंगे तो वो कैसे ऐसे बिंदुओं में दिखेगी। कैसे दिखती है, ऐसे बिंदुओं में दिखती है। और फिर ये कह रहा है कि अंतराल, अंतराल मतलब इनके बीच के जो अंतर है आर के उपसमुच्चय, यानी कि वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय। ये सभी बिंदु क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या के बिंदु। ये सभी के सभी बिंदु वास्तविक संख्या के बिंदु हो गए। और हमने इसी वास्तविक संख्या में से कोई दो बिंदु लिए, ये दो बिंदु लिए। अब इन दो बिंदुओं में से, इन दो बिंदुओं के बीच में से कितने ऐसे बिंदु है जो इस पूरी लाइन के उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो वही है कि क्या इसको लेना है, क्या इसको भी लेना है, क्या इसको नहीं लेना है, क्या इसको लेना है, फिर है क्या इसको लेना है, क्या इसको नहीं लेना है, या फिर दोनों को नहीं लेना है। यही इसके चार बात अपने को यहाँ कही गई है। कब कब हम यहाँ से लेके यहाँ तक उपसमुच्चय मानेंगे, कब कब हम इन दोनों के बीच बीच के ही मानेंगे, इन दोनों को हम उपसमुच्चय नहीं मानेंगे। कब इसको मान लेना है और इसको नहीं मानना है, कब इसको भी मान लेना है और इसको नहीं मानना है। तो वही बातें हम इस चारों में हम समझेंगे। मेन मुद्दा यह है इसमें कि भाई जो संख्या रेखा है उस संख्या रेखा में दो बिंदुओं के बीच में कितने उपसमुच्चय है। और अगर दोनों के बीच के पूछा है तो कौन कौन से, और दोनों के बीच में से कोई एक को लेना है या दोनों को लेना है या दोनों को नहीं लेना है, तो वो जानेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और अब हम पहले बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस कोष्टक का मतलब हम यहां से समझेंगे। ए और बी ऐसे दो बिंदु है जिसमें हमने y एक ऐसा मान माना है कि y का मान ना तो a को लेना है ना b को लेना है। क्यों नहीं लेना है, y का मान a से बड़ा है और b से छोटा है। यानी कि जो हमारा उपसमुच्चय रहेगा, ये जो उपसमुच्चय रहेगा, दो बिंदु लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं a और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम बिंदु b। ये दो मान है। अब इन दोनों के बीच में हमारा ये मान y है, इन दोनों बिंदुओं के बीच हमारा मान y है।
अब y का मान हमको क्या लेना है, y का मान ना तो a को लेना है क्योंकि a से बड़ा मतलब इधर लेना है, और b से छोटा यानी कि इधर लेना है। इधर नहीं लेना है और इधर भी नहीं लेना है, क्योंकि a से छोटा नहीं लेना है तो इधर आएगा, और b से बड़ा नहीं लेना है यानी कि यहाँ भी नहीं लेना है, यहाँ भी नहीं लेना है। a से बड़ा तो इधर लेंगे और b से छोटा तो इधर लेंगे। लेकिन उसने कहा है कि a से बड़ा लेना है, a को नहीं लेना है। a से बड़ा लेना है तो a को नहीं लेना है, यहाँ पर हम a को भी नहीं लेंगे। और फिर कहा है b से छोटा लेना है, यानी कि b से छोटा लेना है, यानी कि b को भी नहीं लेना है। इसने ये कहा तो इसको हम लिखेंगे कैसे, उसका अंतराल कैसे बनेगा, ए से बनेगा। उसका अंतराल कैसे बनेगा, ए से बनेगा, यानी कि ए की तरफ भी छोटा कोष्टक और बी की तरफ भी छोटा कोष्टक। इस कोष्टक का मतलब होता है, छोटे कोष्टक का मतलब होता है कि दोनों के मानों को नहीं लेना है, ना तो ए को लेना है ना बी को लेना है। इसका मतलब होता है, इस कोष्टक का मतलब होता है ना तो ए को लेना है और ना ही बी को लेना है। इस कोष्टक का मतलब होता है जिसके आगे ये कोष्टक लगेगा उसको नहीं लेना है। तो इसके आगे भी ये लगा है, इसको भी नहीं लेना है, इसके आगे भी ये लगा है तो इसको भी नहीं लेना है। इस कोष्टक का मतलब ही यही है। जब इन दोनों को लेना ही नहीं है तो हमारा अंतराल क्या बचेगा, हमारा अंतराल क्या बनेगा, हम इसको पेन बदल लेते हैं। हमारा अंतराल ये बनेगा कि इसको भी खाली छोड़ना है और इसको भी खाली छोड़ना है। खाली छोड़ना मतलब लेना ही नहीं है, बस ये बीच का हमारा अंतराल हो जाएगा। इसको अपने को पेन से ऐसा बनाना पड़ेगा संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर हम इसको ऐसा बनाएंगे कि ये जो ए वाला बिंदु है इसको भी खाली छोड़ दो और बी वाला बिंदु है उसको भी खाली छोड़ दो। क्यों खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों को हमको नहीं लेना है। इस पहले का मतलब यही है। और कहां से पता चला, इस वाले को देखकर, ये समुच्चय को देखकर हमको पता चला कि ये जो हमारा x का मान है, ये जो हमारा y का मान है, ये बीच का है। किस किस के बीच का है, a से बड़ा लेना है और b से छोटा लेना है। a से बड़ा और b से छोटा, यानी कि इन दोनों के बीच के जितने भी अंतराल है, इन दोनों के बीच के जितने भी बिंदु है, जितने भी इन दोनों के ये जो बिंदु है ना, ये सभी बिंदु क्या कहलाएंगे, आर के उप समुच्चय कहलाएंगे। ये जितने भी बिंदु है ये सारे के सारे बिंदु इस पूरी लाइन के उप समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आई होगी। अब मैं ये जो दूसरी बात है उसे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये एक वास्तविक संख्या बहुत बड़ी है, मैं अब पूरा ऐसा नहीं बता रहा हूं, थोड़ा एक टुकड़ा लेके दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या है, x का जो मान है मैंने लिखा है x सच दैट जहां x का मान a से छोटा या a के बराबर और x का मान b से छोटा, x का मान a से बड़ा या बराबर, x का मान a से बड़ा या बराबर और x का मान b से छोटा या उसके बराबर। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई दो बिंदु है, यहाँ पर कोई दो बिंदु है, इधर क्या है a और इधर क्या है b। अब ये कह रहा है कि a से बड़ा, तो a से बड़ा इधर हो जाएगा और b से छोटा, तो b से छोटा इधर हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि a के बराबर भी चलेगा, यानी कि इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, तो इसको हम भर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, भर देंगे और यहां से लेके आगे बढ़ेंगे। और b से छोटा या b के बराबर, तो b को भी भर दो, b को भी हमने भर दिया। यानी कि इस बार क्या कहा उसने, a से लेके b तक लेना है मान, लेकिन a को भी ले लो और b को भी लेना। इसका मतलब है दोनों चीजों को अपने को लेना है, यानी कि दोनों के मान को लेना है। इस बार क्या करना है, a का मान भी लेना है और b का मान भी लेना है। तो हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर यहाँ पर जितने भी बिंदु है यहाँ पर ये सभी बिंदु भी है और a और b का बिंदु भी इसमें उप समुच्चय कहलाएगा। और इसका कोष्टक कैसे बनता है, a को भी लेना है तो ये लिखेंगे a और b को भी लेना है, इसलिए b के आगे भी ये बड़ा कोष्टक लग जाता है। जब ये बड़ा कोष्टक लगता है तो इसका मतलब है कि इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, दोनों को लेना है और इसके बीच के बिंदुओं को भी लेना है। मतलब यहां से लेकर यहां तक के सारे बिंदु इस वाली लाइन के उप समुच्चय कहलाएंगे। इस कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक के जितने भी बिंदु है ये सभी के सभी बिंदु इस वाली बड़ी वाली रेखा यानी कि वास्तविक संख्या रेखा के उप समुच्चय
कहलाएंगे। यही है इसका मतलब कि अंतराल, यानी कि ये जो अंतराल है आर के उपसमुच्चय के रूप में, अंतराल के रूप में। अब अगला देख लेते हैं, इनके नाम भी है, ये दोनों जगह पे खुला है, विवृत है। ये कैसा है? विवृत, विवृत, विवृत यानी कि खुला। ये कैसा है? खुला, खुला अंतराल है, खुला अंतराल। ये कैसा अंतराल हो गया? खुला अंतराल, क्योंकि यहां पर भी खुला मुंह है और यहां पर भी खुला मुंह है, दोनों बिंदु खुले हैं। और ये कैसा हो जाएगा? बंद अंतराल। ये कैसा हो जाएगा? बंद अंतराल। ये बंद अंतराल हो गया। ये वाला बंद किस लिए हो गया? क्योंकि इसको भी भर दिया और इसको भी भर लिया, इसलिए ये बंद अंतराल हो गया। और वो कोष्टक को भी समझ गए हैं, जब छोटा कोष्टक लगा है तो उसका मान नहीं लेना है, जब बड़ा कोष्टक लगा है तो उसको ले लेना है। अब इसको देखते हैं, यहां से हमको समझ में पड़ता है कि कोष्टक कौन सा लगेगा। इसको समझना होता है कि यहाँ पे कौन कौन सा कोष्टक लगेगा। यहाँ पे कहा है ए से एक्स सजदेर, जहां एक्स ए से बड़ा या बराबर, ए से बड़ा या बराबर यानी कि ए को भी लेना है, तो उसने ए को भी लेके दिखाया है। और बी से छोटा लेना है, बी को नहीं लेना है। तो संख्या रेखा, इसका अंतराल कैसे बनेगा? इसका अंतराल बनाते हैं, फिर से हम दो बिंदु लेंगे। हमने ये दो बिंदु लिए, अब इन दोनों बिंदु में इसने कहा है कि x का जो मान है, x का जो मान है, x का मान क्या है जाएगा? इसमें हम लिख देंगे, ये वाले बॉक्स यहाँ पर भी लिख सकते हैं या साइड में भी लिख सकते हैं, मैंने साइड में आगे लिख दिया है, ठीक है। इस वाले मान का मतलब क्या है कि a को लेना है, a से बड़ा या बराबर, तो a को भर दो, a से बड़ा या बराबर तो a को भी ले लेना है। हम इस वाले a को ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा बिंदु B, ठीक है। a को भी लेना है, लेकिन b से हमको छोटा लेना है, b को नहीं लेना है। यहाँ से जितने भी बिंदु है, यहाँ से जितने भी बिंदु है, लेकिन b को नहीं लेना है, b को नहीं लेना है। तो ये कैसा बन जाएगा? ये कैसा बन जाएगा? a को लेना है तो a के आगे बड़ा कोष्टक, और b को नहीं लेना है तो b के आगे छोटा कोष्टक। यानी कि a से लेके b से छोटे जितने भी बिंदु इस संख्या रेखा पर है, ये सभी के सभी बिंदु इस वाली लाइन के उपसमुच्चय कहलाएंगे। ये हो जाएगा अंतराल तीसरा, इसका मतलब। अब हम इसको देखते हैं, यहां तक इतने बताते बताते आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चौथा है, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए एक और लाइन बना देते हैं, ये बना दिया मैंने। अब इसको देखते हैं कि इसमें दो बिंदु लेते हैं, ये a और ये बिंदु B, दोनों ले लिया है। अब इसको देखते हैं, इसमें किसको किसको लेना है? x सजदेर, जहां x का मान a से बड़ा, इस बार a को नहीं लेने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा रहता तो हम लेते, और जब इसने ऐसा नहीं दिया है तो नहीं लेना है। x a से बड़ा, तो हमको a को नहीं लेना है, a से बड़ा जाना है, लेकिन b से छोटा या बराबर, b से छोटा या बराबर, तो हम b को ले लेंगे। इस बार b को भी लेना है, और b से छोटा या और a से बड़ा, b से छोटा और a से बड़ा। तो यहाँ पे जितने भी बिंदु है वो a से लेके b तक, और b को भी लेना है। ये सारे के सारे बिंदु क्या कहलाएंगे? इस अंतराल के उपसमुच्चय कहलाएंगे। तो इसमें a को नहीं लेना है तो छोटा कोष्टक, और b को लेना है तो b के आगे बड़ा कोष्टक। ये इसके अंतराल हो गए हैं। ये चारों पॉइंट के मैंने अंतराल इधर बताया है। ये जो जितने भी अंतराल है इस आर यानी कि वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय कहलाएंगे। संख्या रेखा पर हमको उपसमुच्चय कैसे बताना है, ये इसको बताया गया है। अभी हम आंकड़े दिखा रहे थे कि ये संख्याएं इसका उपसमुच्चय है, ये संख्याएं इसका उपसमुच्चय, अभी तक हम ये दिखा रहे थे। लेकिन इस बार क्या पूछा है उसने? एक वास्तविक संख्या बनाओ, और उस वास्तविक संख्या में कहां से कहां तक के बिंदु उसके उपसमुच्चय कहलाएंगे। यही उसका अंतराल कहलाता है। यानी कि एक ये बड़ी वास्तविक संख्या है, और इसमें कितने बिंदु ऐसे हैं, कितने बिंदु ऐसे हैं कि इसके उपसमुच्चय कहलाएंगे। और उसने कुछ नियम दिए हैं कि जब बड़ा कोष्टक लगाए हैं तो उसका मान ले लेना है, जब छोटा कोष्टक लगे तो उसका मान नहीं लेना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे जितने भी संख्याएं सवाल मिलेंगे आप उसको आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे का और बताने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, इन चीजों को आप समझ गए होंगे। चलो अगला हम दिखाएंगे सार्वत्रिक समुच्चय। चलो देख लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक का मतलब होता है सभी का समुच्चय। सार्वत्रिक का मतलब होता है सभी का
चलो, सभी का समुच्चय, सार्वत्रिक का मतलब होता है सभी का समुच्चय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सभी का समुच्चय, यानी कि जितने भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं उसके अंदर आ जाती है। सभी संख्याएं जब उसी के अंदर आ जाती है, यानी कि जितनी भी संख्याएं उसी से मिलकर बनी है, तो उसी को बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि सभी संख्याएं उसी से ही बनी है। सार्वत्रिक समुच्चय को हम लिखते हैं यू से, यानी कि यूनिवर्सल, यू से यानी कि यूनिवर्सल। अब हम जैसे आर को मान लेते हैं, ये आर हमारी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्याओं से ही सभी संख्याएं बनी है, तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। यानी कि जितनी भी संख्याएं बनी है सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं से ही मिलकर बनी है, इसलिए हम समुच्चय आर को क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। और इसको हम कौन से सिंबल से लिखते हैं, यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यू से। यानी कि ये जो आर है एक यूनिवर्सल हो जाएगा, आर जो हो जाएगा एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। और जब हम देखते हैं कि आर के अंदर ही है परिमेय संख्या, ये जो क्यू लिखा है ये परिमेय संख्या आर के अंदर ही आती है, और Q यानी कि परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक आता है, परिमेय संख्या के अंदर ही पूर्णांक आता है। और आप देखोगे कि पूर्णांक के अंदर ही पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक के अंदर ही पूर्ण संख्या आती है, और पूर्ण संख्या के अंदर ही आपको प्राकृत संख्या मिलती है। यानी कि जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, तो अगर हम देखते हैं कि Q के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन हो जाएगा, R, और Z के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन हो जाएगा, Q, और अगर W के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन हो जाएगा, Z, और N के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन हो जाएगा, W। जब हम अंदर की ओर आते हैं तो वैसे सार्वत्रिक समुच्चय बदलता जाता है, जैसे बाहर जाएंगे तो इसका और इन सभी का सार्वत्रिक समुच्चय कौन हो जाएगा, R। यानी कि वास्तविक संख्याओं से ही सभी संख्याएं बनी हैं, तो वास्तविक संख्या को सभी का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसमें और हम डिटेल से अगर देखते हैं, तो अगर हमको कहा जाए कि हमारी पृथ्वी के अपने जिले के लोग और विश्व के लोग, एक तो विश्व के लोग और दूसरा जिले के लोग, तो इन दोनों में सार्वत्रिक कौन हो जाएगा, विश्व यानी कि पूरी पृथ्वी के लोग, और जिला मतलब किसी एक गोले का लोग, जिला मतलब किसी खोपचे का लोग। तो ये सबसे बड़ा समुच्चय है कि ये सबसे बड़ा समुच्चय है, जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, और जो सबसे छोटा होता है वो उसका एक उप समुच्चय कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। हम समुच्चयों को किससे लिखते हैं, एबीसीडी के अक्षरों से, और सार्वत्रिक समुच्चय को हम लिखते हैं यूनिवर्सल से। सार्वत्रिक समुच्चय को हम लिखते हैं यूनिवर्सल से। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको और मैं दे सकता हूं और समझा सकता हूं कि ये यूनिवर्सल क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल ले लेते हैं इसको, इसमें से ये जो दे रहे हैं ये है 2 3 4, एक और नंबर हो जाएगा, ये ले लेते हैं 1 4 6 7, कुछ भी ले सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं का यूनिवर्सल कौन हो जाएगा, यू, क्योंकि ये सारी की सारी संख्या किसके अंदर है, बड़े झोले के अंदर है। ये जो सबसे बड़ा झोला होता है ना, इसी बड़े झोले को हम यूनिवर्सल बोलते हैं, यानी कि सभी की सभी उसके अंदर आ जाते हैं, सभी के सभी उसी के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर भी आप बाजार जाते हैं तो बाजार जाने के लिए हम सबसे पहला थैला लेते हैं, उस थैले में हम जितने भी बाजार से जो भी सामान लेते हैं वो सभी के सभी सामान किस में डालते जाते हैं, थैले के अंदर डाले जाते हैं। और सभी सामान किसके अंदर है, अब एक थैले के अंदर है, तो थैला हमारे लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल। और जो सामान हमने खरीदा था वो क्या हो गए, समुच्चय। वो क्या हो गए, उनके उप समुच्चय या उसके ही उसमें ही रखे गए समुच्चय कहलाएंगे। तो हम बड़े झोले को हम किससे लिख देते हैं, यूनिवर्सल यानी कि यू से, और जब उसके सामान होते हैं उसको एबीसीडी के कैपिटल अक्षर से लिख देते हैं, एबीसीडी के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो यूनिवर्सल होता है, ये जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, इससे ही सभी समुच्चय बने होते हैं। तो इन सभी समुच्चयों का एक राजा है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल और सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि सभी समुच्चयों का समुच्चय, सभी समुच्चयों का समुच्चय, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.3 को। ठीक है, उसके अब हम
प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो आप देखते हैं, आगे का अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।